नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं MPTT वर्ग 2 सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान की क्लास की बात करेंगे। सामाजिक विज्ञान के जितने भी आपके सिलेबस हैं, आपने इस सब्जेक्ट से SST SSC से आपने फॉर्म अप्लाई किया है, तो आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट इम्पॉर्टेंट है। आपके NCERT पैटर्न पर यह सोशल स्टडीज़ के प्रैक्टिस सेट लाया गया है। लेवल सेकंड क्लास 6 to 8 के यहाँ पे कंबाइंड किया गया है। यह शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो एग्ज़ाम है इसके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके पहले जो है 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी लिंक भी दे दिया जाएगा। तो डेली हमारी यह 11:30 में क्लास होती है सोशल साइंस की। इसके बाद जो फर्स्ट पार्ट 30 अंक का आता है 7 PM में हमारी क्लास होती है, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं। क्या आप सभी लोग तैयार हैं इन महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को अटेंड करने के लिए, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या उड़ीसा में स्थित है। देखिए, जब भी भिलाई इस्पात कारखाने के जिक्र होता है एक ही नाम आता है, और सभी लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ एक मध्य प्रदेश का पहले हिस्सा हुआ करता था, लेकिन विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बना और छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है। निम्नलिखित में सेलों में से कौन सा औषधि सेल का उदाहरण है? स्लेट, संगमरमर, सेल या ग्रेनाइट की बात करते हैं। तो निम्नलिखित सेलों में से कौन सा जो है औषधि सेल का उदाहरण हो जाता है? तो सेल की बात करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि अपक्षय एवं अपर्दन के इन साधनों द्वारा मौलिक चट्टानों के विघटन, वियोजन और टूटने से परिवहन तथा किसी स्थान पर जमाव के परिणाम स्वरूप उनके अवसादों का निर्माण या निर्मित सेल को औषधि सेल कहा जाता है। और औषधि सेल जो होते हैं प्रायः दोस्तों जीवों के अवशोष इसमें विद्यमान रहते हैं। चीका मिट्टी जिसे कहते हैं, क्ले, आपने नाम सुना होगा, चीका मिट्टी या क्ले, तथा औसेल द्वारा निर्मित यह औषधि सेल होती है। अगला प्रश्न है, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है सूर्य की ओर, सूर्य से दूर, उत्तर पूर्व की ओर या दक्षिण पूर्व की ओर होती है। तो पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव किस ओर होती है? सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो हम बात करेंगे हमेशा जो है सूर्य की ओर होती है। जी हाँ दोस्तों, पुच्छल तारे या धूमकेतु आकाश में चमकने वाले वे तारे होते हैं जिनकी पूंछ होती है, और ये निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और सौर मंडलीय निकाय होते हैं जो पत्थर, धूल, बर्फ, गैस से बने जो छोटे छोटे खंड और टुकड़े होते हैं। और अधिकतर धूमकेतु बर्फ और आपके CO2, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, अमोनिया हो गया, सिलिकेट हो गया, इनके मिश्रण से बने होते हैं। और पुच्छल तारे की पूंछ सदैव किसकी तरफ होती है? सूर्य की ओर होती है, सूर्य से दूरी होती है। सूर्य क्या हो जाएगा? सूर्य से दूर, यानी कि जो भी ऑप्शन दिया गया है वह ऑलरेडी आप लोगों को सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? क्या वह आपका संपन्नति है, क्या वह नतिलंब घाटी है, हागबैक है या ग्रोबिन की बात करते हैं? तो इनमें से कौन सा भ्रंश जो है आपके से संबंधित है? तो आप सभी लोग जानते हैं भ्रंश का संबंध ग्रोबिन की बात करेंगे, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं भूपटल की जो भौगोलिक प्लेट्स हैं इनके दबाव या तनाव के कारण संतुलन की अवस्था में नहीं रहती है। जब भी प्लेटों में खिंचाव अधिक बढ़ जाता है या शिलाओं पर दोनों पार्श्व से बड़ा दबाव उनकी सहन शक्ति के बाहर होता है, तो शिलाएं उसके प्रभाव में विस्थापित हो जाती हैं, अर्थात टूट जाती हैं। तो इसे ही भ्रंश कहते हैं। और ग्रोबिन एक भ्रंश घाटी है। क्या ग्रोबिन एक आपकी एक भ्रंश घाटी है? निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? हम सभी लोग जानते हैं कि आटाकामा, अरबिया और कालाहारी, ये तो तीनों जो है आपके उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। लेकिन जो गोबी का मरुस्थल है यह आपका उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। तो गोबी का मरुस्थल कौन सा मरुस्थल है? ये भी आपका एक प्रश्न बन जाता है।
तो गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित है। यह विश्व के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक माना जाता है और गोबी दुनिया के ठंडे रेगिस्तानों में से एक है जहां तापमान 0 से 40 डिग्री के नीचे तक रहता है और यह मरुस्थल संसार के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है। गोबी एक मंगोलियन शब्द है जिसका अर्थ होता है जल रहित स्थान, इसलिए आपका उष्णकटिबंधीय मरुस्थल यह आपका नहीं हो सकता। अगले प्रश्न की बात करेंगे। मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, सभी कमेंट कीजिएगा। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। दोस्तों, तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या होता है? बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापक्रम या बढ़ती ऊंचाई के साथ अस्थिर तापक्रम। तो तापक्रम विलोमता का अर्थ पूछा जा रहा है और तापक्रम विलोमता का अर्थ होता है बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। इस प्रक्रिया को तापक्रम विलोमता कहते हैं। क्या कहते हैं? तापक्रम विलोमता कहते हैं। और यह परिवर्तन में ऊंचाई के साथ साथ तापक्रम का क्रमिक ह्रास होता है। मतलब ताप ह्रास की यह प्रक्रिया प्रत्येक स्थान तथा प्रत्येक समय एक सी नहीं पाई जाती। तो जब बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापक्रम बढ़ता चला जाता है। अगला जो प्रश्न है बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है। दोस्तों, बात करेंगे गोविंद बल्लभ पंत सागर की बात कर रहे हैं। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है और रिहंद परियोजना गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक जलाशय से बना है और भारत के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की सीमा रिहंद नदी अर्थात जिसे हम क्या कहते हैं रेणुका नदी, यह प्रसिद्ध एक नदी घाटी एक परियोजना है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि सिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है जम्मू कश्मीर का, उत्तराखंड का, सिक्किम का या हिमाचल प्रदेश का? सभी लोग बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, कमेंट आ चुका है, फीडबैक आ चुका है। सिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा स्थित है। यह एक देखिए हिमालय का प्रमुख दर्रा है। यह भारत के हिमाचल प्रदेश के एक आपका है कन्नौज जिला, सभी जानते होंगे। कन्नौज जिले को तिब्बत के विभाग में जांदा जिले से जोड़ता है। तो हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न दिया गया है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण तकनीकी का, या इनमें से कोई नहीं। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को विषय के साथ साथ जो है किसका ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। पेडागोजी के भी प्रश्नों को कंबाइन किया गया है ताकि आपकी तैयारी फुल प्रिपरेशन के साथ हो सके। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है शिक्षण विधियों का। शिक्षण विधियाँ जिस ढंग से शिक्षक विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करती है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। और सामाजिक अध्ययन के लिए संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक विधि आवश्यक होता है। किसके लिए होता है? दो चीज़ें ध्यान दीजिएगा, ये कोई नहीं बताने वाला है। सामाजिक अध्ययन में दो विधियाँ, एक संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक विधि आवश्यक होती है, इतना ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है। कैलेंडर, मानचित्र, फ्लैश कार्ड या बैरोमीटर? तो लगभग आप सभी लोग जानते हैं हम किसकी बात करेंगे। भूगोल जियोग्राफी को आंखों से ऐसे तो देखा नहीं जा सकता, ना ही समझा जा सकता है, तो एक मानचित्र के माध्यम से समझा जा सकता है। तो सहायक सामग्री यहाँ पे मानचित्र हो जाएगी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके 32 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और यह अमेरिकी संविधान के लिए किए गए थे। तो भाग 3 की बात करेंगे।
पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया? 42वां, 44वां, 73वां या 86वां? तो पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में जिस संविधान में संशोधन किया गया था वह कहलाता है 73वां संशोधन की बात करेंगे। पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए, सुदृढ़ मतलब मजबूत करने के लिए, इसके द्वारा संविधान के भाग 9वीं और 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई है। 73वें संविधान संशोधन के भाग 9 से लेके 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क, लंदन, हेग या पेरिस में? बहुत ही सिंपल सी बात यहाँ पे पूछी जा रही। तो अंतर्राष्ट्रीय का मुख्यालय का जब भी जिक्र होता है तो यह हेग में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग कहलाता है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अंतर्गत की गई है। और इसके टोटल सदस्य कितने हैं? तो इसके टोटल 192 सदस्य हैं। और इसकी आधिकारिक भाषाएं क्या है? तो पहली बात तो अंग्रेजी है और फ्रांसीसी है, 2 भाषाएं। और इसकी स्थापना कब हुई थी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्यालय की? इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। ये ध्यान रखिएगा, 3 अप्रैल 1946 में हुई थी। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय संविधान के अंतर्गत किस सूची में जो है शामिल किया गया है? क्या वह राज्य सूची है, संघ सूची है, समवर्ती सूची है या अवशिष्ट विषय की बात करेंगे? तो जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय संविधान के जिस सूची में शामिल किया गया है वह हमारी कहलाती है समवर्ती सूची। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? क्या वह अनुच्छेद 48 है, 49 है, 50 है या अनुच्छेद 51? तो निम्नलिखित में से जो नीति निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति जिसे जो संबंधित कहला जाती है वह हमारी कहला जाती है अनुच्छेद 51। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 4 में जिसका स्रोत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 51 में विदेश नीति से प्रबंधित प्रावधानों की चर्चा की गई है। यहाँ पे नीति निर्देशक सिद्धांत को विदेश नीति से संबंधित आपका अनुच्छेद 51 हो जाता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था 1952 में, 55 में, 57 में या 1966 में किया गया था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो आप सभी लोग लगभग जानते हैं, यह आपके 1952 में जो है शुरुआत किया गया था, 2 अक्टूबर 1952 में, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद साथियों प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि भारत में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के यूनिक ढांचे का सिद्धांत जो है दिया है। शंकरी प्रसाद के मामले में, सज्जन सिंह के मामले में, गोलकनाथ के मामले में या केशवानंद भारती के मामले में किया गया है। तो भारत में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के यूनिक ढांचे का जो सिद्धांत दिया है वह हमारा कहला जाता है केशवानंद या केशवानंद भारती के मामले की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। अगला जो प्रश्न दिया गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य एवं विधायक को राष्ट्रपति के स्वीकृति के लिए सुरक्षित की शक्ति रखता है? अनुच्छेद 52, 108, 200 या अनुच्छेद 213? सभी लोग यहाँ पे कमेंट कीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य एक विधायक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित की शक्ति रखता है? तो जिस अनुच्छेद की हम बात करते हैं वह आप सभी लोग जानते हैं और वह अनुच्छेद आपके स्क्रीन पर है। क्या हम अनुच्छेद 200 की बात कर रहे हैं? बिल्कुल हम सही कर रहे हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़िए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पेज को अवश्य फॉलो कीजिए। वहाँ पे सारी चीज़ें आप हमसे डायरेक्टली ठीक है शेयर कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे जुड़िए, डेली अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल जो किया जाता है जिसके जो सदस्य होते हैं
वह संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। संविधान अनुच्छेद 66 के अनुसार, जी हाँ, संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदस्यों निर्वाचित और मनोनीत से मिलाकर बनाए गए जो निर्वाचन मंडल होते हैं उनके द्वारा प्रावधान किया जाता है। तो यहाँ पे संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य के द्वारा किया जाता है। कौन सा देश दक्षेस या सार्क का सदस्य नहीं है? तो सभी लोग जानते हैं नेपाल, जापान, बांग्लादेश, ये तीनों सदस्य हैं, लेकिन जो भूटान है दोस्तों, ये जापान का सार्क सदस्य नहीं है। दक्षेस सार्क या जापान का एक सार्क सदस्य है, इसका हिस्सा नहीं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सभी 8 देश हैं जो इस संघ के सदस्य हैं, लेकिन भूटान आपका नहीं। राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन हैं? सभी बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए, राजस्थानी चित्रकला या चित्रशैली का पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी जी ने किया था। इन्होंने दोस्तों 1916 में राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक लिखी। इन्होंने राजपूत पेंटिंग में पहाड़ी चित्रशैली को भी शामिल किया था। दोस्तों, लोक कला का संबंध किससे होता है? क्षेत्रीय कला से, चित्रकला से, आधुनिक कला से या प्रागैतिहासिक कला से होता है। तो लोक कला का जो संबंध हो जाता है वह आपके क्षेत्रीय कला से हो जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न दिया गया है कि ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं ज्यामितीय आकारों को, ज्यामितीय आकारों से बनी डिजाइन को, वर्ग में बनी डिजाइन को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ज्यामितीय डिजाइन को क्या कहा जाता है? तो ज्यामितीय डिजाइन को ज्यामितीय आकारों से बनी डिजाइन को कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि एपण का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से है, मध्य प्रदेश से है, महाराष्ट्र से है या उत्तराखंड से? तो एपण का संबंध किस राज्य से हो जाता है? तो एपण का संबंध सभी लोग जानते हैं, यह एपणा यानी अल्पना, यह उत्तराखंड राज्य से संबंधित हो जाता है। इस लोक कला को अलग अलग धार्मिक अवसरों पर चित्रित किया गया है और ये कला उत्तराखंड के किस मंडल पे है? कुमाऊं मंडल पे। कहाँ पर है दोस्तों? कुमाऊं मंडल की बात करते हैं। तो कुमाऊं मंडल अपने माइंड पे स्टोर कर लेना है। इसके बाद जो अगला प्यारा सा प्रश्न है कि हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई? 22, 13, 12 या 9 मानी गई? तो हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? सभी लोग बताइए, क्या वह 22 है? कोई भी डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन होता है 22। इसके बाद है कि हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? तो हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत जो कुल मिलाकर जो हो जाते हैं वह हमारा हो जाते हैं 12। कितने हो जाते हैं? अचल स्वर 5 शुद्ध स्वर, 5 विकृत स्वर होते हैं और 2 अचल स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 2 आपके अचल स्वर होते हैं, ध्यान दीजिएगा, नोट करते जाइएगा। 2 अचल स्वर हो जाते हैं। इसके बाद आपके 5 शुद्ध स्वर हो जाते हैं और 5 आपके विकृत स्वर हो जाते हैं। अचल हो गया और शुद्ध हो गए 5 और 5 हो गए विकृत। ये टोटल 12 स्वर होते हैं। पहला ऑप्शन सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है, 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? धमार, तराना, ध्रुपद या ख्याल की बात करेंगे। तो 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? तो हम सभी लोग जानते हैं ध्रुपद गायकी के साथ किया जाता है। संगीत में ताल देने के लिए तबले, मृदंग, ढोल और मंजीरे का प्रयोग किया जाता है, लेकिन 4 ताल का प्रयोग ध्रुपद गायन में किया जाता है। अगला है, इनमें से कौन सा तबला वादक नहीं है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित किशन महाराज जी हो गए, जाकिर हुसैन जी हो गए और अहमद जान थिरकवा, ये तीनों तबला वादक हैं, लेकिन रामदास शर्मा जी ये आपके तबला वादक नहीं। आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है।
तो रामदास शर्मा जी कौन से वादक हैं? यह भी प्रश्न बन सकता है। रामदास शर्मा जी कौन से वादक हैं? सभी बताइए, अगर आपको पता है कमेंट अवश्य कीजिए। नहीं पता है तो जरूर खोज के अवश्य हमें कमेंट के माध्यम से शेयर कीजिएगा। प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया था? प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया? तो आप सभी लोग लगभग जानते हैं, प्रथम जब भी हम राजकीय खेल की बात करते हैं तो भारत में राष्ट्रीय खेल जो है वर्ष 1985 में आयोजित किया गया था और इस दौरान दिल्ली में प्रथम राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था। इस खेल में टोटल जो है 26 स्पर्धाओं की प्रतियोगिताएं जो है संपन्न हुई थी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया? राधा कृष्ण, स्वामी विवेकानंद जी, प्लेटो या रूसो की बात करें। तो आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह जिस विचारक ने प्रस्तुत किया है वह विचारक आपके हो जाते हैं स्वामी विवेकानंद जी। क्या हम सही कह रहे हैं? सभी बताइए। आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया? मान लीजिए एग्जाम में प्रश्न आ गया तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपका फीडबैक केवल स्वामी विवेकानंद जी होना चाहिए। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 25 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त या 31 अगस्त? तो भारत में राष्ट्रीय खेल की अगर बात करते हैं तो प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है और इसका कारण यह है कि इस दिन भारत के दिग्गज हॉकी प्लेयर जो हैं मेजर ध्यानचंद जी, मेजर ध्यानचंद कुशवाहा का जन्म हुआ था और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इसलिए प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल के दिवस में मनाया जाता है। योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? महर्षि भरत, महर्षि नारद, महर्षि पतंजलि, महर्षि देवदत्त। तो योग के संबंध की बात करेंगे तो प्रमुख ग्रंथ जो योग दर्शन है इसके लेखक क्या हो सकते हैं? तो सभी लोग जानते हैं महर्षि पतंजलि की बात करेंगे। इन्हीं के नाम पर इस दर्शन को पतंजल दर्शन भी कहा जाता है और योग दर्शन संख्या की तरह ही आपके द्वैतवादी है, यानी कि योगाभ्यास पर जोर देना इस दर्शन की विशेषता है और योग दर्शन के व्यवहारिक पक्ष पर अत्यधिक जोर दिया जाता है। किस पर? व्यवहारिक पक्ष पर। जीइन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? धान, सोयाबीन, मक्का, जई। फसल से संबंधित प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। देखिए एक सोशल साइंस एक ऐसा टॉपिक होता है, हिस्ट्री, ठीक है, आपके पेड़ पौधे हो गए, फसलें हो गई, कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है, प्रोटीन्स हो गए, कहीं से भी कुछ भी निचोड़ पूछा जा सकता है। इसलिए पूरी तरह से हम प्रिपेयर यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं और ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाया गया तो सभी प्लेलिस्ट सभी क्वेश्चन ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आप वो नहीं तैयारी है कि आप हमने बुक पढ़ लिया और हमारी तैयारी हो गई। बुक पढ़ना है तो हमारी बेसिक चीज़ें पता होती हैं, लेकिन करंट जो चीज़ें हैं, जो आपके लेवल की चीज़ें हैं, वो आपके क्लास के माध्यम से पता चलती हैं। तो जीइन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित हो जाता है? तो वह आपका राइट ऑप्शन हो जाता है मक्का। मक्का एक कौन सा अनाज कहलाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो मक्का आपका एक साबुत अनाज कहलाता है। कौन सा है? साबुत अनाज है और इस साबुत अनाज के उपयोग में भारत का प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ माना जाता है। और मक्का हमारे शरीर में क्या क्या चीज़ें देता है? मक्का हमारे शरीर में जो है आपका फाइबर हो गया, विटामिन हो गए, आपके प्रोटीन हो गया, आदि पर्याप्त मात्रा में इनसे मिलते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि गाय की कौन सी नस्ल जो है दुकाजी उद्देश्य की है? गिर, जर्सी, सिंधी या थार पारकर? तो गाय की कौन सी नस्ल जो है दुकाजी उद्देश्य की कहला जाती है? तो आप सभी लोग जानते हैं थार पारकर। थार पारकर दुकाजी उद्देश्य, डबल परपोज की बात करेंगे।
सामान्यतः इस नस्ल के पशुओं का रंग किस प्रकार का होता है? भूरा या सफ़ेद या चकत्ते भी हो सकते हैं। और इन गायों की दूध देने की क्षमता बहुत अधिक होती है, थार पारकर, ये ध्यान दीजिए। जी हाँ, दूध उत्पादन में ये गाय बहुत ही अग्रणी है, बहुत ही उपयोगी है। भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? सभी बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। एक एक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो एग्जाम से छूट सके। भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो देखिए 15 क्षेत्रों की जिक्र होता है और कृषि जलवायु कारकों में समरूपता की डिग्री बढ़ाने के लिए 15 क्षेत्रों को अविशिष्ट मिट्टी प्रकार, स्थलाकृति, जलवायु, फसल पैटर्न की विशेषता के आधार पर 73 उपभागों में बांटा गया है। उपभागों में, अगर उपभाग पूछा जाता है तो 73 करना है और क्षेत्र पूछा जाता है तो फिर 15 करना है। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। केंद्रिक बीज की संतति है प्रजनन बीजक, आधारी बीजक या प्रमाणित बीजक की बात करेंगे या पंजीकृत बीज की बात करेंगे। तो सभी लोग जानते हैं केंद्रक जो बीज का संतत कहला जाता है वह हमारा कहला जाता है प्रजनन बीजक कहला जाता है या प्रजनन बीज की बात करेंगे, ब्रीडर सीड की बात करेंगे। यह केंद्रीय बीज की संतति होती है। यह बीज भौतिक और आनुवंशिक रूप से 100% शुद्ध होती है। और प्रजनक बीज के बोरे के रंग जो होते हैं किस प्रकार के होते हैं? पीले रंग का एक टैग लगा होता है। किस रंग का? पीले रंग का एक टैग लगा होगा। केंद्रिक बीज संतति की बात करते हैं, ये भी ध्यान देना। अगर आप लेते हैं पीले रंग का एक टैग लगा होता है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान स्थित है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा इस संस्थान जो है जिसे हम क्या बोलते हैं? सी मैप। क्या बोलते हैं? शार्ट रूप में इसे सी मैप बोलते हैं। तो यह आपके लखनऊ की बात हो रही है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कोई भी डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा होता है? केला, जामुन, माल्टा या बेल? सभी लोग बताइए। मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है, वह कहला जाता है माल्टा। माल्टा इज द राइट आंसर। माल्टा से आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे। देखिए जो चीजें पढ़ें ठोस से पढ़ें, मैं कहता हूँ उस टॉपिक के बिल्कुल महारत बने। माल्टा या मार्मलेड बनाने का सबसे उपयुक्त माल्टा ही होता है। मार्मलेड एक फल है जो चीनी और पानी के साथ उबाले गए खट्टे फलों के रस और छिलके से बना होता है। खट्टे फल का सबसे विशिष्ट विकल्प जो माना जाता है वह, हालांकि ऐसे ऐतिहासिक रूप से इस शब्द का इस्तेमाल अक्सर गैर खट्टे परिरक्षक में किया जाता है, लेकिन इसका प्रसिद्ध खाद्य रूप कड़वे संतरे से बनाया जाता है। और इसके अन्य जो पदार्थ होते हैं स्पेनिश सेविला, बिटर ऑरेंज, साइटस, ऑरेंटियम वार हो गए। और इसको जो है भारतीय फल जो माल्टा है इसको संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे अन्य स्थानों में लाल संतरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल संतरा। और इसमें विटामिन सी उच्च और स्कर्वी रोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और संतरा चीन के मूल निवासी रूटासी परिवार में साइटस प्रजाति, साइटस सिनेसिस का एक फल कहला जाता है। बहुत डीपली से बता रहा हूं। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दिया गया है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है? दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है तो मैसूर में। और ये मैसूर कहाँ है? आपके
कर्नाटक में। कहाँ पर है दोस्तों? मैसूर आपके कर्नाटक में है। ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? शर्करा, पेक्टिन, सल्फाइड या सल्फर डाइऑक्साइड? तो जेली बनाने में, जेली आपने सुना होगा, तो जेली बनाने में जिस परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, वह हमारी पेक्टिन कहला जाती है। जेली गूदेदार फल, चीनी, पेक्टिस और पर्याप्त माल के संयोजन से बनी एक स्थूल द्रव्य होती है जिसका प्रयोग खाने में किया जाता है और इसके बनाने के लिए पेक्टिन नामक परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है। पेक्टिन नामक। केसर किससे प्राप्त होता है? कलिका से, पत्ती से, पुष्पवती पराग से या बाह्य दलपुंज से? आपने एड हमेशा सुना होगा, केसर युक्त वाला एड। ठीक है, केसर जो कि बहुत ही एक अमूल्य खाद्य माना जाता है। केसर युक्त दूध पीना, एक केसर युक्त पान भी बहुत महंगे महंगे मिलते हैं, हजारों में मिलते हैं। लेकिन केसर ये है चीज क्या दोस्तों? केसर एक पुष्पवती वर्तिकाग्र होती है। किससे प्राप्त किया जाता है? पुष्प वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। अगला है मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? पसलियों की बात करेंगे, सभी बताइए। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां? तो टोटल 24 पसलियां होती। 12 आपके दाएं होती हैं, 12 आपके बाएं होती। ध्यान दीजिए, 12 बाएं 12 दाएं होती। टीएबी का टीका किस रोग से बचाव करता है? टीएबी की बात करें, ये दोस्तों मियादी बुखार। मियादी बुखार को टाइफाइड भी बोला जाता है। यह एक संक्रामक रोग होता है जो सल्मोनेला टाइफी जीवाणुओं के संक्रमण से होता है और इसका जो वाहक होता है ये मक्खियाँ होती हैं। मक्खियों के कारण यह संक्रमण फैलता है। दूषित जल, भोजन ग्रहण करने से रोग होता है और टीएबी टीका इस रोग का बचाव एक प्रमुख उपाय है, टाइफाइड और मियादी बुखार का, केवल टीएबी टीका। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो लगभग सभी लोग जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, जून की बात की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो 21 जून की बात करेंगे। हाल ही में 21 जून 2023 को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था और जिसके 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस किया गया था। और भारत में जो है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो दिसंबर 2014 में बनाया गया था। कब बनाया गया? भारत में दिसंबर 2014 में बनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अगर बात करते हैं तो 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर मनाया गया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21 जून 2015 को सद्भाव और शांति के लिए योग विषय पर पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्घाटन किया। भी प्रश्न आ सकता है कि पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न है कि किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है? जी हाँ, गोंद, ठीक है, गोंद नहीं है, गोंद लिखा हुआ है। गोंद के कलफ का उपयोग होता है, उसका बताना है। तो सिंपल सी बात है, आप सभी लोग जानते हैं कि रेशमी जो वस्त्र होते हैं इनको अच्छे लुक और कड़प्पन देने के लिए गोंद के कलफ का प्रयोग किया जाता है और कभी कभार अरारोट के कलफ का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन रेशमी कपड़े को अच्छा लुक और कड़प्पन देने के लिए। तो रेशमी वस्त्र की बात। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? वेद व्यास, पाणिनि, शुकदेव या वाल्मीकि की बात करते हैं तो अष्टाध्यायी के लेखक आपके कौन हो जाते हैं? सभी लोग जानते हैं अष्टाध्यायी के लेखक। जी हाँ दोस्तों, अष्टाध्यायी के लेखक थे तो महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है जो 700 ईसा पूर्व में 8 अध्यायों में लिखा गया था
और प्रत्येक अध्याय में 4 पद है और प्रत्येक पद में आपके 38 से लेके 220 तक सूत्र दिए गए हैं, इसलिए अष्टाध्यायी कहा जाता है क्योंकि 8 अध्यायों वाला है। तो महर्षि पाणिनि की बात करते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? उदयभद्र, महापद्म, अशोक, कलाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो राइट ऑप्शन होगा कालाशोक। जी हाँ दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन 383 ईस्वा पूर्व शाबक मीर की अध्यक्षता और शिशुनाग वंश के कालाशोक के संरक्षण में यह संपन्न हुआ था। तो कालाशोक की बात करेंगे। अगला है, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में, सिकंदरा में। तो जो हमने 3000 MCQs की जो PDF लॉन्च की है उसमें ये से बहुत से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि वो आपके NCERT का पूरा निचोड़ है। ऑल इंडिया लेवल वहाँ पे 3000 MCQs को तैयार किया गया था। तो अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था, तो वह आपका हो जाता है फतेहपुर सीकरी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1865, 1870, 1875 या 1880 में हुई थी। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? सभी लोग यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? देखिए, काकोरी कांड से जो संबंधित है रामप्रसाद बिस्मिल जी हो गए, राजेंद्र लाहिड़ी जी हो गए और अशफाक उल्ला खां हो गए, लेकिन सूरसेन जी आपके से कोई भी लेना देना इनका नहीं। काकोरी कांड से सूरसेन दास जी का कोई भी लेना देना नहीं, ये ध्यान दीजिएगा। और इस प्रैक्टिस सेट का अगला प्रश्न है कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? मोहम्मद गजनबी, हुमायूं, अकबर, ये शेर शाह सूरी ने की। जी हाँ, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? ये सभी को कमेंट करके बताना है। यह प्रश्न आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में दिया जा रहा है। मॉक क्वेश्चन में आपने कितना कमेंट किया अवश्य बताइएगा, और ये 50 प्रश्न आपको कैसे लगे अवश्य बताइएगा। ये लेवल कैसा है ये भी बताइएगा, ताकि अगला जो प्रैक्टिस हो सके आपके अकॉर्डिंग हो सके, आप जिस तरह से तैयारी करना चाहते हैं उस तरह से तैयारी हो सके। बाकी हम सिलेबस के अकॉर्डिंग, प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन 101% सर्वोपरि है। मैं आपके साथ जयसवाल सर, मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।